नमस्कार। ओम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 10+2 कक्षा का जो फोर्थ चैप्टर है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 तो वो करेंगे। इस एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो निकालने के ऊपर है ये। तो एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है कि यदि हमें मैट्रिसेस का नॉलेज है तो उसकी हेल्प से हम क्या क्या जो है वो कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इसको हम सोल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस की सहायता से। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस तो हम अलजेब्रिकली भी करते हैं। 2x + 3y = 5, 3x - y = 4. These are two linear equations in two variables x and y. तो it is a system of linear equations. तो इसका सॉल्यूशन जो हम करते हैं तो जैसे 10th में भी आप लोगों ने किया होगा कि इसको यदि इस सिस्टम को यदि हम सोल्व करेंगे तो ये सिस्टम हुआ दो इक्वेशंस का। तो solution means value of x and y, when we put x and y here we must get 5, and when we put the values over here then we should get 4. So that will be called the solution of this system of linear equation. लेकिन हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो। उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो रेशो है a1/a2, इफ इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, कि ये जैसे 2/3 है और ये 3/-1, यानी कि दोनों रेशो यहां पर डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। इन दैट केस वी हैव वन यूनिक सॉल्यूशन। तो हम कहते थे एक अद्वितीय हल होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट इफ दीज टू रेशोज आर इक्वल and it is also equal to C1/C2, 5/4. For example 2, 3, 3, so let us say this is 6 and it is 10. Now a1/a2 2/3, 2/3, तो ये हमारा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं इक्वेशंस को हम इस तरह से, तो फिर ये पॉइंट्स में लिखनी पड़ेंगी। तो लेट द सेकंड इक्वेशन इज 4x + 6y = 10, सेकंड इक्वेशन। देन a1/a2, b1/b2, c1/c2, all three are equal and system has infinitely many solutions, infinite solutions. But if a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2, then नो सॉल्यूशन। तो ये हमने एल्जेब्रिक सिस्टम में जो है वो पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है। तो यहां भी क्योंकि है तो वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो व्हेन वी यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व दिस सिस्टम, सेम वे देयर मे बी ओनली यूनिक सॉल्यूशन, मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और मे हैव नो सॉल्यूशंस। If a system has one solution or infinite solution, then system is called consistent, and if it has no solution then it is called inconsistent, असंगत, संगत। कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन है कि वो इक्वेशन, वो जो सिस्टम है वो ठीक बना हुआ है, कंसिस्टेंट है, संगत है। और यदि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका मतलब वो सिस्टम ही गलत बनाया हुआ है, दैट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ कंसिस्टेंसी से रिलेटेड भी हैं। तो खैर ये तो अभी तो हमने अलजेब्रिक सिस्टम से किया है। तो मैट्रिसेस में जब हम काम करेंगे तो मैट्रिक्स के में कैसे पता लगेगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। तो देखें, और मैट्रिसेस का यूज करने का एक फायदा और होगा, यहाँ तो ये दो वेरिएबल में थे हमारी इक्वेशंस, तो मैट्रिसेस की सहायता से तो आप मोर देन 2 वेरिएबल्स की भी जो सिस्टम है उसको भी बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो
कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है आपके एल्जेब्रिक सिस्टम से भी, क्योंकि एल्जेब्रिक सिस्टम में तो ये जैसे 2 वेरिएबल्स का तो इजीली हो जाता है, 3 वेरिएबल आएंगे, 4 आएंगे, तो ये बड़ा लेंथी होता चला जाएगा, लेकिन मैट्रिसेस में वो इजीली आप कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का यूज करते हुए लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको सॉल्व करेंगे। हम एक सिस्टम ले ही लेते हैं इन 3 वेरिएबल। लेट a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 फर्स्ट इक्वेशन, a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 सेकेंड इक्वेशन, a3x a3y a3z इज इक्वल टू d3 थर्ड इक्वेशन। Let it is a system of 3 linear equations in 3 variables, and we are to solve this system, and we are to find the value of x, y and z, so that here we get d1, here d2 and here d3. तो क्या करेंगे हम, these equations can be written in matrix form as, इन्हें आप मैट्रिक्स में लिख सकते हैं कि 3 मैट्रिसेस बनेंगे। एक बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये जो कोफिशिएंट्स हैं x y z के, c1 c2 c3 इनटू वेरिएबल आएंगे x y z एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट d1 d2 d3। तो दिस मैट्रिक्स नोटेशन एंड दीज 3 इक्वेशंस सेम थिंग, सेम एक्सप्रेशन। हाउ इट इज सेम, दरअसल आप यदि नोट करें तो इधर ये प्रोडक्ट है 2 मैट्रिसेस का, तो कैसे प्रोडक्ट करें, तो कैसे गुणा करते हैं मैट्रिसेस की, r1 c1 ये पहला एलिमेंट आता है, तो r1 को c1 से करिए, a1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, b1 मल्टीप्लाई होगा y से और c1 मल्टीप्लाई होगा z से। तो r1 c1, r1 c2 आएगा ही नहीं इसमें क्योंकि c2 है ही नहीं, तो फिर r2 का आएगा a2 x b2 y और c2 z। आगे इसमें c2 है ही नहीं तो आगे नहीं, r2 की और कोई प्रोडक्ट r2 का नहीं आएगा। r3 से करें a3x b3y c3z और इधर क्या है मैट्रिक्स d1 d2 d3। तो यहां आपका एक मैट्रिक्स हो गया, यहां तो प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस था, हमने इस प्रोडक्ट को एक बना लिया, गुणा कर दिया दोनों को, तो इधर एक मैट्रिक्स है इधर एक मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है कि यदि मैट्रिक्स इक्वल है तो a11 जो एलिमेंट है वो a11 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर ये पूरा a11 है, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इधर d1 के, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इन इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम इन मैट्रिसेस के नाम रख देते हैं, लेट दिस मैट्रिक्स इज a and this matrix is x equal to and this matrix say b, a x is equal to b। हमें निकालना कौन है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। x y z का जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, वो है x, तो हमें x कैलकुलेट करना है। तो क्या करें, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपका a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स, और इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर दें a इनवर्स से, a इनवर्स b, a इनवर्स b, a इंटू a इनवर्स i हो जाएगा और i इंटू एक्स जो है वो x ही रहेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्या, कि वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स x
x मीन्स एक्स वाई जेड तीनों आ गए इसमें। x विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A इनवर्स एंड B, एक तो इसका इनवर्स और दूसरा B। अब यहीं से हमारी कंसिस्टेंसी आएगी। अब हम कंसिस्टेंसी डिस्कस करते हैं, जैसे अभी किए थे हमने कि नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर अब क्या होगा, हमें पता ही है कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ एज। अब होगा क्या, यदि आपको x की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करनी है तो आपके पास A इनवर्स होना चाहिए, और A इनवर्स कब आएगा, जब ये कैलकुलेट कर पाएंगे हम। अब बाई चांस ये जीरो हो जाए, दैट मीन्स A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। हम पीछे कर चुके हैं कि इफ डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो देन दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन दिस विल बी जीरो एंड ओवरऑल इट विल बिकम अनडिफाइंड, तो वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो मीन्स इनवर्स नहीं आएगा, इनवर्स नहीं आएगा तो ये कहां से आएगा फिर, तो इसका मतलब x कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे हम, तो यहीं से आता है। तो ये कंसिस्टेंसी क्या है, इफ डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ A इज नॉट जीरो मीन्स A इज नॉन सिंगुलर, के जीरो वैल्यू नहीं है इसकी, फिर तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी हमें, ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहां रख के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और सब निकल आएगा। तो इट मीन्स क्या होगा उस केस में, that system is consistent and has unique solution। तो उस सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन फिर हम कहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स A है उसका इनवर्स निकाल के और B से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर देंगे, तो x, y और z तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिर हम इनवर्स निकाल सकते हैं और यहां रख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दिक्कत आएगी इफ डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ A इज जीरो, दैट इज मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, देन देयर विल बी टू केसेस, आपको फिर एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। तो आप फिर कैलकुलेट करें एडजॉइंट ऑफ A, एक मैट्रिक्स होगा ये, इसको B से मल्टीप्लाई करें, और यदि ये जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज ए जीरो मैट्रिक्स, देन सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट लिख लेते हैं हम, जनरली इट विल बी कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। रेयरली कई फेल हो सकता है ये, लाइक अदरवाइज इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और थर्ड क्या रह जाता है कि यदि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B ये जीरो मैट्रिक्स ही ना आए, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज inconsistent, and inconsistent means no solution। तो मैट्रिक की तरह लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, वही तीन बातें हो जाएंगी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यूनिक if A is non-singular then we can find a unique solution। if A is singular then we will have to calculate adjoint of A into B। if that is a zero matrix then the system has infinite solution, and if it is non-zero then the system is inconsistent and has no solution। तो इस पूरी एक्सरसाइज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, जनरली जो है ये जो बड़ा क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम 5 मार्क्स वाला, वो इसमें से जनरली आता है। तो और बड़ा इजी होता है, इक्वेशंस आपको दी होंगी, इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उन मैट्रिसेस को नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, जनरली हम A, X और B ही देते हैं, और फिर फाइनली हमें X कैलकुलेट करना है, एंड दैट विल बी A इनवर्स इनटू B। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो करते हैं शुरू एक्सरसाइज हमारी 4.6। एक्सरसाइज 4.6 में शुरुआत में जो उसने 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं
पहले 1 से 6, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 वो कंसिस्टेंसी से जुड़े हुए हैं, यानी आपको सॉल्यूशन नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है इज द सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कैसे करेंगे कि वही डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए चेक करेंगे, इफ इट इज नॉन जीरो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और इफ इट इज जीरो देन वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, if it comes out to be zero matrix then again consistent and infinite solution, and if it is non zero then no solution। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, x प्लस 2y, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो यदि हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से भी थोड़ा सा एक बार देखना चाहें तो वहां से पता लग जाएगा, ये 1/2 है, ये 2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। खैर अभी हम इसको मैट्रिक्स मेथड से देखते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या बताया, सबसे पहले ए एक्स और बी बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट ए 1x है यहाँ, तो ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें वेरिएबल से, 2 वेरिएबल हैं इसमें x y, और इधर लिख दें कांस्टेंट्स 2 3। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं इनको, जिसमें इधर सारे जो कांस्टेंट है वो जीरो ना हो। यदि ये सारे जीरो हो जाए तो फिर उनको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम उसको कब बोलेंगे। खैर वो तो छोड़िए, तो लेट इनके नाम रख देते हैं हम, दिस मैट्रिक्स इज ए, दिस इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस मैट्रिक्स लेट अस से इट इज बी, देन एक्स विल बी, तो बार बार हम प्री मल्टीप्लाई करके दिखाने की बजाय तो हम सीधा x की वैल्यू लिखेंगे, x विल बी, इधर आ जाएगा a इनवर्स b। तो ये ध्यान से लिखना है कि a इनवर्स प्री मल्टीप्लाई होता है यहाँ आगे, ताकि a इनवर्स इंटू a आई हो जाए। यदि आप यहाँ पीछे कर देंगे तो फिर वो बीच में x आ जाएगा, तो ये आई नहीं हो पाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि कई बार बच्चे जो है इसको पीछे लिख देते हैं और फिर कैलकुलेट करते रहते हैं और आंसर नहीं आता। अब हमें पता है कि मैट्रिसेस में a इनवर्स b और b इनवर्स a अलग अलग आ सकते हैं और जनरली आएंगे भी अलग ही। तो खैर तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमें यहाँ खैर सोल्व तो ये नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है, इज इट कंसिस्टेंट और नॉट। तो वो तो कौन बताएगा, डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ एज, तो वो चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज दिस 1 2 2 3 एंड इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, 1 इंटू 3 3, 2 into 2 4, that is -1, means matrix A is non-singular, कि A की डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 नहीं आई, A की डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 नहीं आई, दिस मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप सेकंड कर सकते हैं, वो भी 2 वेरिएबल का ही x और y का। हम चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। आप एल्जेब्रिक मेथड से भी वैसे पहले ही देख सकते हैं क्या होने वाला है। इनका रेशो 1/2, इनका भी रेशो 1/2, दोनों इक्वल हैं, बट इट इज 5/8 बट नॉट इक्वल टू C1/, तो थर्ड के इक्वल नहीं है या थर्ड इनके इक्वल नहीं है, तो you नो सॉल्यूशन का केस है। मतलब ये वाला होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। चेक करते हैं। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 3 6 into xy is equal to constant 5 8. Let this matrix is A, this matrix is X and this matrix is B. Then if we are able to calculate X, then it will be equal to A inverse
बी। तो खैर यहाँ तो हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, और दैट विल बी डिटरमाइंड बाय डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले ए की डिटरमिनेंटल वैल्यू ही चेक करते हैं। तो डिटरमिनेंट ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 2 6 एंड इट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड केस स्टार्ट हो गया हमारा जी। डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए 0 आई है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, वो बताएगा क्या होगा। तो अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट क्या होता है, उसके लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिएंगे, A11 A12 A13 A21 और A22, 4 ये एलिमेंट है इसमें। A11 A12 A21 और A22 जी। तो इसमें ये दो नेगेटिव आएंगे, ये वाले 1 2 और 2 1 3 होता है इनका सम। तो सबसे पहले इसका आ जाएगा ये 6, और A12 का ये छोड़ने के बाद ये आ जाएगा 2, और इसका ये आ जाएगा 3, और 6 का आ जाएगा 1। तो क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज लेंगे 6 माइनस 2 माइनस 3 और 1, यानी जो कोफैक्टर्स हैं वो आपने रखे यहां, रख के अब इसका ट्रांसपोज लें 6 माइनस 2 माइनस 3 1। तो ये अभी जो फाइनल मैट्रिक्स आया हमारा ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब कैलकुलेट करें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी विल बी इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और मैट्रिक्स बी इज मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो इट इज 5 8, करें मल्टीप्लाई। तो R1 C1 6 5 से गुणा होगा, और जी माइनस 3 जो है वो 8 से होगा जी। तो एक ही एलिमेंट आएगा इसमें क्योंकि C2 नहीं है। R2 C1 तो माइनस 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को करेंगे 8 से। तो ये आपका आया 6 पंजे 30 माइनस 24, और नीचे आया माइनस 10 और जमा 8, यानी कि ये आया आपका 6, और ये आया माइनस 2। तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी कैसा मैट्रिक्स आया, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 नहीं आया, यानी ये दोनों 0 0 आ जाते, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाता। लेकिन ये तो 0 मैट्रिक्स तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये कैपिटल में हम 0 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे हम कि दिस सिस्टम इज inconsistent and therefore has no solution। तो इन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये हमने अलजेब्रिक मेथड से पहले देख लिया था कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। एक आध और कर लेते हैं कंसिस्टेंसी का, बाकी आप देख लेंगे। तो चलिए फोर्थ देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2 3 2 2 3 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड इक्वेशन। And third is ax ay 2az, ax ay 2az is equal to 4, third equation। So it is system of linear equations in 3 variables। Is it consistent? Means can we find the values of x and y, x y and z such that here it is 1, here it is 2 and 4। तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स से क्या बनेगा, नहीं तो पूरा लिख लें।
these equations can be written as matrix of coefficients 1 2a 1 3a 1 2 2a, and it is x y z is equal to 1 2 and 4. Let us name it as matrix A, x is equal to b, and if we are to calculate matrix x then it will be A inverse b. लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए चेक कर लेते हैं. डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए, तो एक्सपेंडिंग बाई, तो क्या डिटरमिनेंट बन जाएगा ये बन जाएगा 1 1 1 2 3 2 a 2h, एंड इट विल इक्वल टू 1 इंटू, तो 1 ये और ये छोड़ दें, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 6a माइनस 2a, और प्लस 1 की बजाय ये माइनस 1 होगा क्योंकि इसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ माइनर जी, तो ये माइनस की पोजीशन पे होता है, बार बार बताया हुआ है. तो ये छोड़ दें, तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 2a, और प्लस 1 इंटू ये रह जाएंगे आपके 2a माइनस 3a, एंड इट इज इक्वल टू 4a माइनस 2a माइनस a, दैट इज इक्वल टू a. तो डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स A डिपेंड्स ऑन A, कि A पे डिपेंड करेगी. यदि A की वैल्यू आपकी हुई 0, यदि A खुद ही 0 हुआ, तो 0 होगा तो फिर ये थर्ड इक्वेशन ही हमारी वैनिश हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो थर्ड इक्वेशन ही नहीं बचेगी. इट मीन्स इसने दिया नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि इफ A इज इक्वल टू 0 तो थर्ड इक्वेशन ही आपकी जो है वो अपहोल्ड नहीं करेगी, ये आपकी इनवैलिड हो जाएगी. कैसे इनवैलिड हो जाएगी कि यहां 0 कर दें तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आ जाता है 0 इज इक्वल टू 4 आ जाता है, जबकि हमें तो 4 बनाना है, तो 4 तो बनेगा नहीं 0 रखने से. मीन्स A, इसकी जो डिटरमिनेंटल वैल्यू आई दैट इज A, एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स determinant value of A is not 0, so this system is consistent. तो ये सिस्टम भी आपका कंसिस्टेंट है, फोर्थ भी, इसे हम सोल्व कर सकते हैं. ये अलग बात है कि आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ A ही आएगा. तो चलिए थर्ड के ही है, फिफ्थ की बजाय या सिक्स्थ कर लेते हैं, या फिफ्थ करना चाहें फिफ्थ कर लेते हैं. सिक्स्थ आप देख लें जी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक और करेंगे कंसिस्टेंसी से जुड़ा हुआ. 3x माइनस वाई, या ऐसा कर लेते हैं क्योंकि इनमें सभी में वही हमें एडजॉइंट और ये सारा कुछ निकालना है, और ये हम निकालते ही रहे हैं, तो हम शुरुआत कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ भी किसके हैं, कंसिस्टेंसी के हैं. तो डिटरमिनेंटल वैल्यू A चेक करेंगे, यदि ये 0 नहीं आई फिर तो वही काम पूरा हो जाएगा हमारा, कि ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है. बाई चांस आपका ये 0 आ जाए तो फिर आप एडजॉइंट निकाल के और उसको B से मल्टीप्लाई करके देख लें. यदि ये 0 मैट्रिक्स ना आए तो इनकंसिस्टेंट है, और 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट है जी. तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ की बात है. तो हम अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और पहले चलो टू वेरिएबल्स का कर लेते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 है आपके, ये तीनों ही 2 वेरिएबल के हैं, तो कोई सा एक ले लेते हैं इनमें से. चलिए 9th ही करते हैं क्योंकि तीनों बिल्कुल सेम है. क्वेश्चन नंबर 9 है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन. तो हमें इन इक्वेशंस को अब सोल्व करना है. इसमें जो ऊपर लिखा हुआ सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मींस दीज ऑल आर कंसिस्टेंट. उसने जितनी इक्वेशंस आपको दी हैं फिर वो सब कंसिस्टेंट ही दी हैं. तो
मीन्स कि यहाँ पे पूरा इसका सॉल्यूशन, वैसे हम चेक भी कर सकते हैं, तो शुरुआत में वही चीज लिखेंगे, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो इनके मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स बनेगा 4 -3 3 -5, और एक मैट्रिक्स फिर बनेगा वेरिएबल्स का, और एक मैट्रिक्स बन जाएगा 3 7 यानी कि कॉन्स्टेंट्स का। फिर इनके नाम रख दें तीनों के ही कि लेट दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, इट इज एक्स एंड इट इज इक्वल टू बी, देन दिस मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये इनवर्स बी कहां से आया, फिर एक बार बता देते हैं कि यहां ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां x बचेगा और ये ए इनवर्स b बचेगा। तो मीन्स हमें ये दोनों मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, a का इनवर्स और b तो खैर दिया हुआ है 3 7, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं, और इनवर्स जो आएगा उसके लिए एडजॉइंट चाहिएगा, डिटरमिनेंटल वैल्यू ए तो हमें निकालनी है, वो भी निकाल लेते हैं। तो पहले हमें वैल्यू ही निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो कन्फर्म हो जाए कि ये कंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट ही नहीं है तो हम वैसे ही एडजॉइंट उसमें लगे रहें। तो देखिए डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए, क्या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनेगा, ये बनेगा 4 -3 3 -5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ आपका -20, और इन दोनों का हो जाएगा +9, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो ये हमारा आया -11 विच इज नॉन जीरो, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन के लिए एडजॉइंट निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं जी। सबसे पहले तो निकालो a11 कितना है, a12 ये कोफैक्टर्स की बात है, a21 a22 चार ही एलिमेंट हैं, चारों के कोफैक्टर। अब इसमें ये दो कोफैक्टर नेगेटिव आएंगे, एक तो 1 2 और एक 2 1। देखते हैं सबसे पहले a11, तो ये हमने डिलीट कर दिए, तो -5 बचे जी। a12 तो ये और ये डिलीट करोगे तो ये बचेगा 3, माइनस हमने ऑलरेडी लगा लिया है। a21 बचेगा -3, तो ओवरऑल इट विल बी +3, और a22 विल बी 4, तो इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, रखेंगे कोफैक्टर्स -5 -3 3 4, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -5 -3 3 एंड 4। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए। अब डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ ए है हमारी -11, तो ये तो हम बाहर लिख देते हैं 1/-11, और एडजॉइंट ये लिख देते हैं -5 3 -3 एंड 4। इसको हम अंदर चारों से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, उससे फिर बाद में जो प्रोडक्ट या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और थोड़ा टफ ही हो जाएगी। तो अब इनको हम पुट कर देते हैं 1 में जी, पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आंसर तो ये आना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें ये मैट्रिक्स निकालना है कि ये क्या होगा, जिसका नाम हमने रखा है x। तो पुटिंग द वैल्यू इन x, मैट्रिक्स x विल बी इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स तो ये है -1/11 -5 3 -3 4 इंटू b आपका, हमने ये इसको b लिखा है 3 7 को, तो देखो कितना आया -1/11 इंटू -5 को 3 से करो -15 + 21, और ये आएगा -9 + 28, तो ये हुआ -1/11 इंटू
ये 6 बचे जी हमारा, और ये बचेगा 19 प्लस 19, तो 28 से कम कर दिए। तो -1/11 को अब यहाँ आके हम अंदर भी ले जा सकते हैं, तो -6/11 और -19/11। तो ये मैट्रिक्स आया है और ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स एक्स। तो लास्ट में फिर आप लिखें कि जो मैट्रिक्स एक्स है दैट इज एक्स वाई, जो हमारा मैट्रिक्स एक्स है दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये किसके इक्वल आया है? ये आया है -6/11 -19/11। अब यहां पर हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो A11 के इक्वल होना चाहिए। सो x विल बी -6/11 एंड y विल बी -19/11। अब ये ठीक है नहीं, हम चेक कर लेते हैं जी। -6/11 यहाँ रखेंगे तो ये -24/11 हो जाएगा, और यहाँ -19/11 रखेंगे तो प्लस 57/11 हो जाएगा। 57/11 33/11, तो ये 3 आता है, 3। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारे आंसर जो है वो ठीक आए हैं, सही आए हैं। और चेक करना है तो हम सेकंड में भी चेक कर सकते हैं रख के। 3x विल बी 3x, x इज -6/11, तो ये -18/11 हो जाएगा, 18/11। और -5y, y 19 इंटू 5 और दोनों माइनस है तो प्लस 95/11, 95/11। तो 11 एलसीएम आएगा तो ये 77/11 इज इक्वल टू 7। तो इसलिए हमारा ये आंसर जो है सही है। तो ये कंफर्मेशन भी हम कर सकते हैं हर एक में, और हमें करनी भी चाहिए। लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो हमें तुरंत कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये तो खैर 2/2 का था, थोड़ा सा हमारे ये कोफैक्टर्स वगैरह 4 ही होते हैं। जब हम ऑर्डर 3 का करेंगे, 3 वेरिएबल्स का करेंगे, तो उसमें कोफैक्टर्स वगैरह कई हो जाते हैं। तो कई बार कोई एक माइनस प्लस भी यदि कहीं इधर उधर हो जाता है तो उससे ही फिर हमारा जो आंसर है वो कहीं डिफरेंट चला जाता है जी, बहुत दूर चला जाता है एग्जैक्ट होने से। तो ये हमने किया है 9th क्वेश्चन। तो आपको बताया 7th 8th और 9th तीनों ही ये 2 वेरिएबल्स के हैं, तो और 2 ही उनमें इक्वेशंस हैं। तो बाकी जो हमारे इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में जो बाकी बचता है हमारा, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर ये नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 3 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना यूजिंग आपके मैट्रिसेस की सहायता से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड दैट इज आल्सो फॉर 3 वेरिएबल्स। तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।